नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और यह है इनसाइड स्टोरी, जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान में चल रही सियासत के पीछे की कहानी की। और देखिए, अंतर उपचुनाव तो पूरा हो चुका है, नतीजे भी सबके सामने आ गए, लेकिन नरेश मीणा की जो सियासत है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। आपको वो बयान भी याद होंगे जब नरेश मीणा टूटे हुए नज़र आ रहे थे प्रचार के दौरान, और वो कह रहे थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा, इसमें मैं या तो बुलंदी की तरफ जाऊंगा या बिल्कुल ज़मीन में धंस जाऊंगा। एक तरह से उनका यही बयान था, लब्बुलुआब उनके बयान का यही था। लेकिन तीसरा चुनाव हारने के बाद एक बार फिर से नरेश मीणा मैदान में डटे हुए हैं। अब नरेश मीणा के मैदान में डटे होने के बाद कई सवाल सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल के साथ फिर नज़र आ रहे। हालांकि जब प्रचार के दौरान थोड़ी तल्खी देखी गई थी, पर हनुमान बेनीवाल ने उनके लिए जमकर प्रदर्शन किया, प्रचार किया, जनसभा में भी शामिल हुए, रोड शो में भी शामिल हुए, खुलकर उनके लिए वोटों की अपील की। कांग्रेस बीजेपी पर हनुमान बेनीवाल ने निशाना साधा। अब नरेश मीणा जो बयान दे रहे हैं वो किरोड़ी लाल मीणा को भी ललकार रहे कि आप भी आओ और हमारे साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाओ। तो देखिए, जब अंतर उपचुनाव पूरा भी नहीं हुआ था, प्रचार के दौरान से ही, जब तक तो प्रचार ही चल रहा था, तब से ही अम्बेश जी ये चर्चाएं 28 को लेकर शुरू हो गई थी। फिर चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, बीजेपी की तरफ से या नरेश मीणा की तरफ से, खासकर हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा की तरफ से जो तीसरे मोर्चे की और 28 की बात की जा रही है, वो बार बार की जा रही थी। तो अब देखिए, आज की इनसाइड स्टोरी में हम चर्चा यही करेंगे कि आखिर नरेश मीणा के इतना एक्टिव रहने की, या जैसे वो चुनाव हारे थे कुछ दिन। देखिए, जब आदमी तीसरा चुनाव हारता है ना, तो एक धक्का लगता है, और जब वो अपना पूरी ताकत से वो चुनाव में खड़ा है और सिर्फ 2.5 साल या 3 साल के लिए मात्र वो लड़ रहा है, और उसमें भी उसने पूरी ताकत लगा रखी है। और इस बार तो नरेश मीणा का चुनाव लड़ना भी काफ़ी अच्छा, उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया और अच्छे से वो उपचुनाव लड़े, लेकिन वो हार गए। उसके बाद भी वो टूटे नहीं, एक बार फिर जनता के बीच आ गए। तो क्या खिचड़ी पकड़ी है हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा के बीच, अम्बेश जी? देखिए, नरेश मीणा क्योंकि लगातार चर्चा में है ही अभी, क्योंकि वो किसी पार्टी के साथ उन्होंने कोई पार्टी बनाई नहीं ना, उन्होंने एक अपनी भगत सिंह सेना बनाई है जी। और उन्होंने उस वक्त कहा भी था कि भाई आने वाले वक्त में भगत सिंह सेना के जरिए ही अगर कुछ नहीं होता है तो फिर इसी के अपने उम्मीदवार खड़े होकर हम चुनाव की तैयारी करेंगे। अब देखिए, हनुमान बेनीवाल का चुनाव प्रचार में साथ में आना और इस वक्त साथ में खड़े रहना, तो देखिए अब हनुमान बेनीवाल को ये समझ में आ गया है कि उनको एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो उनकी तरह आवाज़ उठा सके, उनकी तरह लड़ सके। देखिए, ठीक है, आज की डेट में हनुमान बेनीवाल के पास एक भी विधायक नहीं है विधानसभा में, लेकिन उसके बाद भी अगर आप 2 साल के पिछले विरोध प्रदर्शन उठा के देखो, उसमें आपको एक चेहरा मिलेगा सबसे ज्यादा, वो हनुमान बेनीवाल का है। भाई पिछली सरकार में किरोड़ी लाल मीणा दिखा करते थे, लेकिन इस बार वो खुद सरकार में मंत्री है, तो इस वक्त विपक्ष की भूमिका में आपको एक चेहरा जो दिखता है वो है हनुमान बेनीवाल, जबकि वो उनका कोई मेंबर विधानसभा में नहीं है, लेकिन वो सड़कों पर राजस्थान की जनता के लिए संघर्ष करते हुए दिखते हैं। अब नरेश मीणा भी वही काम कर रहे हैं। तो अब देखिए, नरेश मीणा, कांग्रेस ने 2 बार 3 बार उनको धोखा दिया टिकट नहीं देकर। अब बीजेपी, जैसा कि बीजेपी के ही एक मंत्री का बयान है कि भाई बीजेपी ने उनको चुनाव लड़वाया था जी, ठीक है, देवली उनियारा का। अब यहाँ भाई वहां पे मंत्री का आरोप था, यहाँ पे कांग्रेस का आरोप है, तो कहीं ना कहीं उनको यहां भी झटका लगा 2 बार बीजेपी की तरफ से भी। तो अब नरेश मीणा के पास भाई अपना कुछ बनाना होगा। और देखिए, 3 बार वो गए हैं, तो 3 बार उनको 40,000 प्लस वोट जो है वो मिले हैं। वो अगर यहाँ पे छोड़ दें, यहाँ पे वो 120 या 25 वोटों से तीसरे नंबर पे रह गए, अदरवाइज वो दोनों बार अपने पिछले दोनों चुनाव में उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल करी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स को तीसरे नंबर पर खिसका दिया। अब अगर यहाँ पे भी देखो तो भाई एक तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार थे जो कि मंत्री भी रह चुके हैं, 2 बार के 3 बार के विधायक भी रह चुके हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार थे, जहां पर बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, वसुंधरा राजे सिंधिया, दुष्यंत, ये सब लोग अपनी ताकत लगाए थे, पूरी सरकार वहां लगी थी। उसके बावजूद भी अगर नरेश मीणा
अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 125 वोट पीछे रह गए, तीसरे नंबर पर रह गए। तो ये मुझे नहीं लगता कि नरेश मीणा की, ठीक है देखिए अब चुनाव की हार तो एक वोट की होती है, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं एक भौतिक और मानसिक जीत जो कहा जाए ना, वो उनको मिल गई है। उनके कार्यकर्ताओं को एक भौतिक एक मानसिक जीत मिली है कि भाई ठीक है, हमारे नेता की पहचान है कि हमारा नेता तीसरी बार उतरा और 50,000 प्लस वोट लेके आया। भाई आप किसी के गढ़ में जाके, आपके पास कोई वजूद नहीं, मतलब वजूद इन द सेंस कि किसी बड़े पार्टी का टिकट नहीं था, कोई बड़ा आपके उसमें प्रचार करने नहीं आया, एक हनुमान बेनीवाल, और हनुमान बेनीवाल खुद इस वक्त उनकी कोई विधानसभा नहीं है। ऐसे में अगर नरेश मीणा 50,000 वोट लेके आते हैं तो अपने आप में ये दिखता है कि हाँ भाई वो, और ये बात अशोक चांदना ने मानी कि भाई उसमें बंदे में दम है, वो आने वाले समय में MP MLA बन सकता है, बस उसको अपनी भाषा पे और अपने थोड़े से व्यवहार पे कंट्रोल करने की जरूरत है जी। तो देखिए हनुमान बेनीवाल को एक साथी चाहिए जो उनकी पार्टी को मजबूती दे। अच्छा, मैं फिर यहाँ हनुमान बेनीवाल बेचारे 2 बार धोखा खा चुके, एक बार रेवंत राम डांगा से, एक बार उमेदा राम बेनीवाल से। बिल्कुल राइट हैंड हुआ करते थे दोनों कभी हनुमान बेनीवाल के, लेकिन दोनों ने जो है एक ने छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली, एक ने छोड़ के कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो अब उनको भी चाहिए, अब वो अपनी पार्टी के लोगों को आगे बढ़ाने की बजाय एक ऐसे नेता को लाना चाहते हैं जिसकी अपनी पहचान है और जो उन्हें पता है कि वो फिलहाल ना वो कांग्रेस में जा रहे हैं ना वो बीजेपी में जा रहे हैं। कम से कम उनके साथ मिलके अगर आगामी 2028 के विधानसभा तक हम लोग सड़कों पर संघर्ष करते हैं। भाई अब देखिए हनुमान बेनीवाल पूरे राजस्थान में तो जाके संघर्ष नहीं कर सकते ना, तो अब एक चलिए हमने एक मोर्चा संभाल लिया, आप एक जगह का मोर्चा संभाल लो, तो वो वाली कहानी बनेगी, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। तो और 28 में, और अगर कहीं हनुमान बेनीवाल 5, 10, 15 लोगों को इस तरह जमा कर लेते हैं और ऐसी 10-15 सीटें, 5 सीटें आ जाती, 6 सीटें आ जाती हैं, और अगर बार्गेनिंग वाली नौबत बनती है 28 में, देखिए ये बात तो आप भूल जाइए कि कांग्रेस और बीजेपी से इतर राजस्थान में अभी फिलहाल, मतलब मैं 28 या उससे 5 साल की बात कर रहा हूं, कि कांग्रेस और बीजेपी से इतर तो बड़ा मुश्किल है सरकार के बारे में सोचना कि हाँ भाई कोई तीसरा मोर्चा है, BAP है या RLP है या कोई तीसरा मोर्चा आएगा और सरकार बना लेगा। वो एब्सेंस एक दिल्ली में हुआ, इससे पहले साउथ में 1-2 बार हुए हैं कि जब पार्टी 1 या 2 साल के अंतराल में ही सत्ता के शिखर तक पहुंच गई, तो वो एक एब्सेंस रहा। लेकिन राजस्थान में ऐसा पॉसिबल फिलहाल दूर दूर तक नहीं रहता जी। तो ये दोनों का साथ इसलिए भी जरूरी है, और इसका जो है वो 28 की प्लानिंग बेहतर तरीके से करने की। लेकिन अमरीश जी, एक सवाल सचिन पायलट को लेके भी उठ रहा है कि देखिए दोनों तैयारी तो कर ही रहे, 28 की तैयारी कर रहे हैं, आपने भी कई अंदर की बातें बताई, पर्दे के पीछे असल में कहानी क्या चल रही है। लेकिन क्या देखिए दोनों ही जो नेता है वो सचिन पायलट को मानने वाले नेता है। सर नरेश मीणा तो अपने कितना आई लव यू लगाते थे नारे, उनका भी प्रचार के दौरान भी कई वीडियो वायरल हो रहे थे। सच और हनुमान बेनीवाल जो किसी को नहीं बख्शते, किरोड़ीलाल मीणा को नहीं बख्शते, बीजेपी कांग्रेस को नहीं बख्शते, वो अपने इस बेबाक बयान के लिए ही जाने जाते हैं। वही उनका USP, वही उनकी पहचान है। जिस तरह नरेश मीणा का गुस्सा और व्यवहार उनकी पहचान है, इसी तरह बेनीवाल के। लेकिन बेनीवाल भी कभी सचिन पायलट को इस तरह घेरते हुए नजर नहीं आए। तो क्या ये समझे कि क्या जिस तरह अशोक गहलोत अपने कांग्रेस से अलग भी बाहर भी कई विधायकों का समर्थन जुटाने की ताकत रखते हैं, तो क्या इस रास्ते पर सचिन पायलट है और वो इस रास्ते को अपने तैयार करने के लिए बाहरी समर्थन भी जुटा रहे और उनको साथ लेकर चल रहे पीछे, पर्दे के पीछे की अगर बात करें तो? देखिए शायद अशोक गहलोत को ना इसलिए जादूगर कहा जाता है। अगर आप 1998 की वो 156 सीटों वाली कांग्रेस जब जीत के आई और मुख्यमंत्री अचानक से बन गए, ठीक है, तो उन्होंने कैसे सेटिंग करी उसको छोड़ दीजिए। तो जब 2008 में कांग्रेस को शायद 96 सीटें आई थी और सरकार बनाने के लिए बाहर से बहुमत चाहिए था, BSP के उन्होंने 6 अपनी मतलब उनसे समर्थन लिया, सरकार बनाई, उसके बाद वो पता लगा कि बीजेपी में, कांग्रेस में ही शामिल हो गए। 2018 में आप देख लो, कांग्रेस 99 सीटें जीती भाई, क्योंकि अब ऐसा था कि भाई कब कौन नाराज हो जाए, कैसे काम चले। 12 निर्दलीय, 6 BSP के, 2 आपका RLD के, 3 जो अभी BAP है, वो पहले BTP हुआ करती थी, उसके बाद दूसरे विघटन होगा, तो उसके 2 या 3 विधायक थे। मतलब इस तरह करके उन्होंने 20 से 22 विधायक जो है ना
वो आउटर से अपने साथ ले लिए और उसका असर ये दिखा। देखिए उसका असर क्या दिखा कि जब 2020 में सचिन पायलट एंड टीम ने बगावत करी तो और उस वक्त 19 लोग छोड़ के चले गए जी, तब वो 22 जो है 20 या 22 वो एक मजबूत स्तंभ की तरह अशोक गहलोत के साथ खड़े रहे। बीजेपी खूब आरोप लगाती रही कि अल्पमत में है, अल्पमत में है, अल्पमत में है, लेकिन 70-72 विधायक कांग्रेस के, उसके अलावा 22 ही आपके वो अपना 103-105 के आंकड़े के साथ खूंटा गाड़ के बैठे रहे कि भाई ठीक है आप लगाते रहो, जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा उस दिन देख लेंगे। और जिस दिन फ्लोर टेस्ट हुआ उस दिन पता लगा कि तब सचिन पायलट भी वापस आ गए थे, पता लगा बीजेपी के ही 5 विधायक जो है फ्लोर टेस्ट से गायब हो गए। ठीक है, तो वो एक अलग कहानी है, उस पर तो पूरा एक वीडियो हो सकता है कि उनके बीजेपी विधायकों के गायब होने की क्या कहानी। तो इसलिए अब सचिन पायलट को देखिए, क्योंकि 18 में वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि उनके पास विधायकों का सपोर्ट नहीं था। 20 में उनको चोट लगी क्योंकि उनके पास विधायकों का सपोर्ट नहीं था। अगर उनके साथ 2-3 निर्दलीय या अन्य पार्टी के लोग जाते तो शायद एक प्रेशर वो अपने तरीके से बना सकते थे। खैर वो अशोक गहलोत जी का उसमें अलग ही आरोप है, वो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। वही आप देखिए जब 2022 में सचिन पायलट को सीएम बनाने की बात आई, जब दिल्ली से आदेश आ गया कि सचिन पायलट को सीएम बनाना है, तब भी जो है उनको यहीं पे मात खाना पड़ा कि उनके साथ विधायकों की संख्या कम थी। तो आप सचिन पायलट को मुझे लगता है कि भाई ठीक है, राजस्थान में अगर राजनीति करनी है ना तो वही जो एक गुजर, पहली बात तो जो एक गुजर नेता का टैग है मेरे ऊपर, मुझे उसको क्लियर करना है। मुझे हर समाज के लोग से, हर समाज के नेता से मुझे बनानी है और फिर मैं अपनी कम से कम ताल ठोक सकूंगा। अब देखिए नरेश मीणा मीणा समाज से आते हैं, उनका साथ मिल जाएगा। हनुमान बेनीवाल जाट समाज से आते हैं, उनका साथ मिल जाएगा। राजकुमार राउत आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, अगर कल को सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुझे लगता है कि वो भी सपोर्ट कर देंगे, उधर आदिवासी समाज का सपोर्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से उनको हर तरीके से तो कंबाइन करना चाहते हैं लोगों को कि भाई उस तरीके से जोड़ के जो है हम आगे की सियासत करें। चलिए, तो देखिए ये तो सचिन पायलट की सियासत रही और नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल पर हम बात कर चुके हैं। अब आगे नरेश मीणा और क्या क्या गुल खिलाएंगे और किन किन नेताओं को बेनीवाल और नरेश मीणा अपने साथ ले पाएंगे, और क्या सच में इस बार जो 28 का चुनाव होगा वो सिर्फ 2 पार्टी के बीच नहीं बल्कि त्रिकोणीय होगा, जिस तरह अंता में देखने को मिला। देखिए टफ फाइट दी नरेश मीणा ने, तो क्या इसी तरह 2028 के चुनाव में भी तीसरा मोर्चा इतनी मजबूती से सामने आएगा बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही टक्कर देने कई सीटों पर वो योग्य होगा? तो ये सब हम आपको TV9 राजस्थान में बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आज की इनसाइड स्टोरी में इतना ही। एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया।